हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो गाइस यहाँ पे स्टडी आईएएस में हम इस सीरीज़ में इंडियन आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं, जो कि नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई बुक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। तो हमने इस सीरीज़ में काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 का एंड किया है, यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को ख़त्म किया है, जिसमें हमने पता करा था कि जो जो चीज़ें यूनेस्को लिस्ट ऑफ यहाँ पर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आई हैं, जैसे कि डांस फॉर्म्स वगैरह, जो कि उसको इंक्लूड करा गया लिस्ट में, कब कब करा गया, सब कुछ हमने देख लिया, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 11, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर इस बुक में, लैंग्वेजेस इन इंडिया। कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई, किस तरीके से लैंग्वेजेस का एडवेंट हुई, ठीक है, किस तरीके से लैंग्वेजेस आई, कौन कौन लेके आया, क्या क्या फॉलो होता था, ठीक है, कौन कौन से स्टेट में कैसी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। जैसे इंडियन लैंग्वेजेस कई सारे पार्ट में ग्रुप्स में डिवाइडेड है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, आर्यन ग्रुप, ये सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो आगे चलते हैं। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। तो गाइज, if you have any queries regarding your preparation and an academy plus subscription, then you can contact with us on the various social media platforms of study is. You can join our telegram channel, and you can also join our instagram account, you can also join our facebook, and you can also mail your problems. So guys, कभी भी आपको problems होती है, then you can contact with us. उसके बाद यहाँ पर 3 डायनेमिक कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस चल रहे हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, जो कि आपको यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 की अनअकैडमी पर, यहाँ पर आपको पता ही होगा, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी 2020 एंड 21, तो यहाँ पर आप अपने लिए कोई भी कोर्स को सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते होंगे तीनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। यहाँ पर बाइलिंगुअल जीएस कोर्स आप देख सकते हैं, तो बाइलिंगुअल जीएस कोर्स का यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद हिंदी में अवेलेबल है, उसके बाद इंग्लिश में भी अवेलेबल है। सो गाइज़, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगता है आप वहाँ पर वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे, भले ही आप चाहे 24 मंथ्स का लेते हैं या फिर आप 12 मंथ्स का लेते हैं, दिस इज़ गाइज टोटली अप टू यू। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं या फिर 24 मंथ्स का लेते हैं, तो आपको अगर कोड इस्तेमाल करेंगे स्टडी आईएस, अगर आप स्टडी आईएस कोड का यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड एक्स्ट्रा। ठीक है, जो अनअकैडमी पे चल रहा होगा वो तो मिलेगा आपको, बट इफ़ यू आर यूजिंग स्टडी आईएस कोड, देन यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं जो अनअकैडमी पे यूपीएससी चैंपियनशिप चल रही है, वहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट प्रीलिम्स 2020 के लिए। तो गाइज, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं, 21 जून तक लास्ट डेट है, यहाँ पर एनरोल कर लो और बिल्कुल फ्री। चलते हैं अपने, हम काफ़ी बात कर लिया अनअकैडमी की, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि स्टार्ट करना है हमें आज, लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन देखते हैं कैसे कैसे लैंग्वेजेस का ओरिजिन हुए, ठीक है, कैसे कैसे भाषाएं आई। अब जो ह्यूमंस बींग्स की राइटिंग्स थी, ठीक है, जो लिखा जाता था, राइटिंग्स थी ह्यूमन बींग्स की पूरे हिस्ट्री में, अभी तक की जो इतिहास है, वो जो ह्यूमंस लिखते थे, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी लाइफस्टाइल, किस तरीके से रहते थे, उनकी राइटिंग्स के द्वारा पता चल जाता था, सोसाइटी उनकी, उसके बाद पॉलिटी, ठीक है, उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की, ये सारी चीज़ें राइटिंग्स के द्वारा ह्यूमन बींग्स की पता चलती थी। इसी प्रोसेस में हर एक कल्चर, ठीक है, हर एक कल्चर इवॉल्व हुआ अपनी अपनी लैंग्वेजेस के साथ, और उन्हें बहुत तगड़ा एक लिटरेरी बेस क्रिएट किया, एक बहुत बड़ा लिटरेरी बेस क्रिएट किया, जिससे लैंग्वेजेस अलग अलग में बटी, अलग अलग लैंग्वेजेस निकल के आई हर जगह से। उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो एनॉर्मस बेस ऑफ लिटरेचर है, ये बड़े बड़े बेस हैं जो लिटरेचर के इन्होंने प्रोवाइड किया है। एक झलक दिखाई कि यहाँ पे लैंग्वेजेस जो थी, हर एक लैंग्वेज की एक झलक दिखाई पूरी जो सेंचुरीज चलती हुई आई है उसमें, यानी कि ओरिजिन जब लैंग्वेज होने लगी तो उसकी हमें सबसे पहले थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने उसके ग्लिम्स देखे। उसके बाद लैंग्वेज जो है, उसका जो लिटरेरी मीनिंग होता है वो होता है क्या, कम्युनिकेशन, किस तरीके से बंदा कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से बात करना। लैंग्वेज का लिटरेरी पूरी तरह से मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन, एक स्पीच से या फिर कलेक्शन ऑफ साउंड से। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपके से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ कलेक्शन ऑफ साउंड से, दैट है यहाँ पे
क्या होता है उस कलेक्शन ऑफ साउंड के एक जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो अंडरस्टैंड करता है वही सेम मीनिंग से, ठीक है। ये होता है जैसे कम्युनिकेशन होता है, एक बंदा ये है एक बंदा ये है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये इधर से बोल रहा है ये उधर से बोल रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। तो उसके बाद चलते हैं आगे। अब जो ये लैंग्वेज फैमिली की बात हो रही है, लैंग्वेज फैमिली एक जो लैंग्वेज की फैमिली है क्या क्या उसमें इंक्लूड था। लैंग्वेज इज रिलेटेड थ्रू अ कॉमन एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज हैं जो वो लैंग्वेज यूज़ करते थे वही लैंग्वेज फैमिली में यूज़ करती हुई आई है, जो कि एग्जिस्ट थी। हिस्ट्री रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड करी है हमने हिस्ट्री जब से, उससे भी पहले से यहाँ पर ये लैंग्वेजेस एग्जिस्ट हैं। डायलेक्ट की बात करें, डायलेक्ट क्या होती है, जो एक डायलेक्ट होता है एक लैंग्वेज होती है जो कि लोकल एरिया में बोली जाती है, ठीक है। जैसे कि मुरादाबादी भाषा होती है, ठीक है, हर जगह की अलग अलग, उत्तर प्रदेश की अलग, यूपी की भाषा अलग होती है। तो यहाँ पर जो डायलेक्ट होती है वो अलग अलग लोकल एरिया में बोले जाने वाली भाषा होती है। और ये भी नोट किया जाता है कि जो सेवरल डायलेक्ट्स हैं, ये भी नोट करना चाहिए कि जो ये अलग अलग सारे डायलेक्ट्स हैं ये डिराइव हुए हैं, ये निकले हैं अलग अलग पर्टिकुलर लैंग्वेजेस से। अलग अलग लैंग्वेजेस, जैसे ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, उन्होंने ही उत्पादन किया है अलग अलग लोकल एरिया की भाषा से, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पूरे वेरियस कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं बिलोंग करती हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस फैमिलीज से, ठीक है, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम जो बिलोंग करते हैं वो इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया में, ठीक है, जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पूरे इंडिया में हर एक कोने में, वो बिलोंग करती हैं अलग अलग लैंग्वेजेस। सही बात है, एक जगह एक लैंग्वेज तो बोली नहीं जाती, हिंदी तो सब जगह बोली नहीं जाती, सब जगह अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। जो लेकिन जो ज़्यादातर लैंग्वेज है वो इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं, ज़्यादातर लैंग्वेज। अब ये इंडो आर्यन ग्रुप ना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में डिस्कस करा गया है, उसके डिटेल में ही हम देखेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूपीएससी क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछता है इससे। 10 अभी बात करें, जो इंडो आर्यन ग्रुप है ये बॉर्न आउट हुआ इंडो यूरोपियन फैमिली में, उस एम फैमिली से। उसके बाद यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस ग्रुप्स हैं जो कि इंडिजीनियस यानी खुद ने अपने खुद के ओरिजिन हुए, ठीक है, टू द सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिजीनियस का होता है यानी कि खुद के अपने। उसके बाद जो लैंग्वेजेस हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस देखें तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो कि क्लासिफाइड करी गई हैं कुछ सब ग्रुप्स में, जैसे कि इंडियन लैंग्वेजेस हैं तो सबसे पहले हमारा इंडो आर्यन ग्रुप में लैंग्वेजेस बटी हुई हैं, दूसरा द्रविडियन ग्रुप में बटी हुई हैं, साइनो तिब्बतियन ग्रुप में, नेग्रोइड में, ऑस्ट्रिक में, ऑदर्स में, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बने रहना। अभी तक जो हमने करी थी वो तो थी फालतू की बात, ठीक, मतलब फिर भी आपको बेस जाना ज़रूरी होता है। अब इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा स्टार्ट यहाँ से, ठीक। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं हम इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले होती है, ये ब्रांच है लार्जेस्ट इंडो यूरोपियन फैमिली की। याद रखना एक ब्रांच है जिसमें बहुत सारी इंडो यूरोपियन फैमिली हैं जो कि इंडिया में आई जब आर्यंस आए, ठीक है, वो भी इंडिया में आई जब आर्यंस एडवेंट हुए। ये एक लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिया का, और यहाँ पे 74% ऑफ इंडियंस जो हैं वो यही लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं। ये जो 70% ऑफ इंडियन हैं ये यही लैंग्वेजेस बोलते हैं, इंडो आर्यन ग्रुप से जो बिलोंग होती हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है 74% ऑफ इंडियंस जो बोलते हैं वो इंडो आर्यन से बोलते हैं लैंग्वेज। उसके बाद अब जो ये भी इंडो आर्यन ग्रुप लैंग्वेज है इसके भी कुछ सब ग्रुप्स हैं। ये जो ग्रुप है ये डिवाइड करा गया है 3 ग्रुप्स में डिपेंडिंग अपॉन टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड पे, जैसे कि पहले जैसे हमारे हिस्ट्री बटी हुई होती है ना, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, वैसे ही यहाँ पर इंडो आर्यन बटा हुआ है अलग अलग टाइम से। एक तो सबसे पहले का टाइम, उसके बाद बीच का टाइम है ना, उसके बाद जो मॉडर्न टाइम चल रहा है वो, ऐसे ही यहाँ पर इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस ही बैठी हुई हैं। जैसे कि पहले हमारा ओल्ड आर्यन ग्रुप सबसे पहले वाली, उसके बाद मिडिल आर्यन ग्रुप, उसके बाद मॉडर्न आर्यन ग्रुप। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे हम लोग ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप के बारे में। ये जो ग्रुप है ये डेवलप हुआ अराउंड 1500 BC के टाइम पे, और जो संस्कृत थी ये बॉर्न आउट हुई थी इस ग्रुप में, ठीक है। अब संस्कृत कहाँ से बॉर्न आउट हुई? ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप से। अब जो एंशिएंट फॉर्म ऑफ संस्कृत थी ये थी जो कि हम लोगों ने वेदास में देखी थी, उपनिषद्स में देखी है, पुराण्स में देखी है, धर्मसूत्रास में देखी है। ये सब जो है ये सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। जब संस्कृत में लिखे हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है संस्कृत लैंग्वेज आ गई थी, संस्कृत का इस्तेमाल हो रहा था। और ये भी कहा जाता है कि जो संस्कृत है
वो मदर कही जाती है, माँ कही जाती है काफ़ी सारी भारतीय भाषाओं की, इंडियन लैंग्वेजेस की। और यहाँ पे जो मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज है हमारी कंट्री की, वो और वन ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है, ये एक सबसे ज़्यादा यहाँ पर एंशियंट लैंग्वेज है कहा जाता है। एक हमारी कंट्री की जो है सबसे पुरानी भाषा कही जाती है एक तो, और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेज को शेड्यूल करा गया है उसमें भी हमारी संस्कृत लैंग्वेज प्रेजेंट है। ठीक, तो ये बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत काफ़ी बड़ा रह गया, तो डेवलपमेंट हुआ संस्कृत का, किस तरीके से संस्कृत डेवलप हो के आया। अब जो डेवलपमेंट है संस्कृत ग्रामर का, ये स्टार्ट हुआ पनीनी के साथ 400 BC में। एक बुक थी अष्टधाई, वहाँ से ये एक ओल्डेस्ट बुक कही जा रही है जो कि संस्कृत ग्रामर की है। कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर ऐसे थे जो कि बिलोंग करते थे महायान और हिनायन स्कूल को। महायान और हिनायन स्कूल के बारे में मैंने पहले अपने जो प्रीवियस लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं वो बिलोंग करते थे महायान और हिनायन स्कूल को, वो भी रिटिन थी। ठीक है, जो उनकी जो बुक्स वगैरह थी वो भी किस में लिखी हुई थी, पूरी की पूरी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई थी। अब जो बुक है महावस्तु और हिनायन स्कूल की, ये एक ख़जाना है पूरी स्टोरीज़ का। एक दूसरी बुक है ललिता विस्तारा, ये एक मोस्ट धार्मिक महायान टेक्स्ट बुक है। उसके बाद आती है हमारी अश्वघोषा बुद्धचरिता, ये भी संस्कृत में लिखी हुई है। यानी कि ये सारी बुक्स जो हैं, आपको याद रखना है इनका नाम, ये सब जो है संस्कृत में रिटन है। ठीक, डेवलप मतलब संस्कृत जो डेवलप हुई वो यहीं से धीरे धीरे हमारी संस्कृत ग्रो होती हुई आ रही है। उसके बाद बात करें हम, जो चेस्ट फॉर्म है, एक जो सादी फॉर्म, सादा तरीके का एक फॉर्म देखा संस्कृत डेवलपमेंट का हम लोगों को, वो हम लोगों ने 300 BC से लेकर 200 BC के टाइम के बीच में देखा। ये एक शुद्ध वर्जन था, ठीक है, रिफाइंड यानी शुद्ध वर्जन था वैदिक संस्कृत का। और जो फर्स्ट एविडेंस देखा है, अब असली तरीके से जो हमने पहला एविडेंस देखा है जहाँ पे संस्कृत का इस्तेमाल करा गया है, वो इंस्क्रिप्शंस के रूप में देखा है। इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रमना जूनागढ़ में जो है, ठीक है, वहाँ पर हमने देखा है, जो कि अभी प्रेजेंट है सदर्न गुजरात रीजन में। उसके बाद चलते हैं आगे। फिर भी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गुप्ता पीरियड था, जब संस्कृत का यहाँ पर पोइट्रीज़ में यहाँ पर देखा गया है, यानी कि जो गुप्ता पीरियड था, गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो संस्कृत है उसका पोइट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता था, तो वो ट्रेस करा गया है। और ये टोटली एक पीरियड ऑफ क्रिएशन कहा गया है प्योर लिटरेचर का। यानी गुप्ता पीरियड जो है ये पीरियड है पूरी तरह से जहाँ पे प्योर तरीके की लिटरेचर जो है, प्योर लिटरेचर हमारी क्रिएट हुई, जो कि यहाँ पर एक एविडेंस भी है, एक सबूत भी है, जो कि वर्क हुए हैं। कौन कौन से महाकाव्यास एपिक्स लिखे गए हैं, कंद काव्यास, सेमी एपिक्स। यानी एपिक्स क्या होते हैं, महाभारत वगैरह, ये पुराण वगैरह, एपिक्स और कंद काव्यास ये दोनों ही लिखे गए हैं, संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ठीक, आप देख सकते हो कि संस्कृत कैसे कैसे ओरिजिन हो रही थी। उसके बाद जो ज़्यादातर प्लेसेस हैं डेवलप हुई जो गुप्ता पीरियड में, वो भी संस्कृत में ही उनके नाम थे। हाउएवर ये भी देखा जाता है, ये नोट करा जाता है कि जो वन ऑफ द फीचर है इन प्लेसेस का, वो है कि ये लोग संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे हाई वर्ण कैरेक्टर्स को, यहाँ पर हाई वर्ण कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे संस्कृत का इस्तेमाल करते थे। और प्राकृत लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करा जाता था विमेन और शूद्रास के द्वारा। प्राकृत लैंग्वेज कौन इस्तेमाल करता था, विमेन एंड शूद्रास। उसके बाद आते हैं मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप पर। अब आते हैं मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप पर। अभी हमने पढ़ा अपना इंडो आर्यन ग्रुप का जो सब ग्रुप्स डिवाइडेड हैं, उसमें हमने पढ़ा था अभी ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप। अब मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप में बात क्या हो रही है, अब जो ये पीरियड है ये डेवलप हुआ सब ग्रुप का बिटवीन 600 BC से 1000 AD के बीच में, और स्टार्ट हुआ प्राकृत लैंग्वेज जो है वो यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुई। प्राकृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट इसी पीरियड से स्टार्ट हुआ। प्राकृत जो है वो अंडरस्टैंड करी जाती थी नेचुरल ओरिजिन और कैजुअल, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते थे, और जो कि एक्सप्लेन करती थी हम लोगों को कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते थे। और जैसे कि हमारी कॉमन टंग होती है ना, जैसे ऐसी बात कर रहे हैं तो एज यूजुअल ये लैंग्वेज बोली जाती थी कैजुअली, ठीक है, कोई यहाँ पर रूल्स वगैरह नहीं होते थे, कोई यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। जैसे कि संस्कृत वगैरह बहुत टफ होती है, इस्तेमाल करना होता है सही तरीके के इसके रूल्स वगैरह, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता था, ये कॉमन टंग है। प्राकृत जो है एक ब्रॉडर टर्म है, प्राकृत एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें सारे मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप लैंग्वेजेस क्लब्ड हैं। जैसे
मैनी लैंग्वेजेस जैसे कि अर्ध मगधी, पाली जो कि इस्तेमाल करी जाती थी थेरावाड़ा बुद्धिस्ट के द्वारा, अपभ्रंशा, ठीक है, ये सब ओरिजिन हुए हैं किससे? प्राकृत से। यानी कि कितने बड़ी यहाँ पे लैंग्वेज है जो कि अर्धमगधी, पाली, अपभ्रंशा, ये सब ओरिजिन हुए हैं प्राकृत लैंग्वेज से। प्राकृत लैंग्वेज में कोई रूल्स वगैरह नहीं होते, ऐसे याद रख लेना। सबसे पहले ओल्ड, हमारा जो ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप है उसमें बहुत ज़्यादा सटीक लैंग्वेज इस्तेमाल करी जाती है, एक्यूरेट लैंग्वेज। हमारा मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप है, यहाँ पर कोई रूल्स वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत ढील छूट गई है लैंग्वेज में, कॉमन टंग इस्तेमाल करी जाती है। प्राकृत और अर्धमगधी लैंग्वेज जो है वो जैन अगमाज में इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है, इस्तेमाल करी जाती थी की बात कर लो क्योंकि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। अब प्राकृत में क्या होता है? प्राकृत इंक्लूड्स व्हाट? प्राकृत में क्या क्या चीज़ें हैं? पाली है जो कि बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली मगध है, मगध भाषा जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है, और ये पॉपुलर थी 5th से लेके 1st सेंचुरी BC तक। और इसे क्लोजली हम लोग रिलेट कर सकते हैं संस्कृत से। और टेक्स्ट इन पाली जो कि रिटन है, लिखी गई है, जनरली ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में ये लिखी गई है। अब त्रिपिटिका ऑफ बुद्धिज्म की बात करें, ये त्रिपिटिका जो बुद्धिज्म ने लिखा है, यहाँ पर बुद्धिज्म के द्वारा जो लिखा गया है ये भी पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये सर्व करता है एक लिंगुआ फ्रैंका ऑफ थेरावाड़ा बुद्धिज्म। लिंगुआ फ्रैंका यानी लोक भाषा, एक सार्वजनिक भाषा को यहाँ पर सर्व करता है थेरावाड़ा बुद्धिज्म के। और ये बिलीव करा जाता है कि जो बुद्ध हैं वो खुद ही यहाँ पर ये पाली लैंग्वेज नहीं बोलते थे, लेकिन जब वो प्रीचिंग्स देते थे तो अर्धमगधी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन बन सकता है आपसे, जो बुद्ध हैं वो इस्तेमाल करते थे अर्धमगधी लैंग्वेज का वाइल गिविंग हिज प्रीचिंग्स। उसके बाद मगधी प्राकृत और अर्धमगधी पाली लैंग्वेज के बारे में जान लिया। प्राकृत में पाली इंक्लूड है, उसके बाद मगधी यानी अर्धमगधी भी यहाँ पर मगधी प्राकृत और अर्धमगधी, अर्ध मतलब आदि मगधी, तो यहाँ पर ये भी इंक्लूड है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ प्राकृत है और इसका जो लिटरेरी है ये इस्तेमाल करा जाता था जब संस्कृत डिक्लाइन हो गई। जब संस्कृत जो है कम इस्तेमाल करने होगी, संस्कृत का टाइम जब डिक्लाइन हो गया तब यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता था पाली लैंग्वेज का। बुद्ध और महावीरा दोनों के दोनों यहाँ पर अर्धमगधी का इस्तेमाल करते थे, अर्धमगधी बोलते थे, जो कि बाद में ये इवॉल्व हुई एक ईस्टर्न इंडियन लैंग्वेज में, जो कि बाद में कहा गया बंगाली, आसमीज़, उड़िया, मैथिली, भोजपुरी और अन्य ऐसी काफ़ी लैंग्वेज में ये बाद में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद आती है हमारी जो प्राकृत में ही एक और इंक्लूड लैंग्वेज होती है, वो होती है शुरासेनी, शौरासेनी। ये जो है वो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है, ड्रामास वगैरह लिखने के लिए यूज़ करी जाती थी मिडीवियल इंडिया में। और ये एक प्रेडिसेसर है नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस का, ठीक है, ये लैंग्वेज जो है। और जो जैन मॉन्क्स हैं, जैन मॉन्क्स लिखते थे, जो भी वर्जन लिखते थे वो प्राकृत का, वो एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट जैसे कि दिगंबराज है, शतखंडमा है, उसके बाद ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो हैं जैन मॉन्क्स ने जो लिखे हैं वो सब शौरासेनी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। उसके बाद आती है हमारी महारात्री प्राकृत। अब महाराष्ट्री लिख दिया मैंने, महाराष्ट्री प्राकृत, ठीक है, महाराष्ट्री प्राकृत भी इसमें प्राकृत में इंक्लूड होती है। अब ये बोली जाती थी टिल 9th सेंचुरी AD और ये एक प्रेडिसेसर है मराठी और कोंकणी की। ये इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर वेस्टर्न और सदर्न इंडिया, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहना डायनेस्टी थी, ठीक है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी सतवाहना डायनेस्टी की ये। उसके बाद जो बहुत सारे ड्रामास थे ये लिखे गए थे इसमें ही, जैसे कि गहाकोशा, किंग हला ने यहाँ पर लिखा था इसे गहाकोशा को। और गोड़ावाहू, स्लेइंग ऑफ द किंग ऑफ गोड़ा, ये लिखा गया है वक्पति के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये लिखी गई महाराष्ट्री प्राकृत लैंग्वेज में। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज जो प्राकृत में आती है वो है हमारी एलू। ये एक एंशियंट फॉर्म है मॉडर्न सिन्हाला लैंग्वेज का, जो कि श्रीलंका की है, ठीक है। ये सिमिलर है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है पाली लैंग्वेज से। उसके बाद आती है पैशाची। यहाँ पर इसे भूटा भाषा भी कहते हैं, जो कि डेड लैंग्वेज है। भूत भाषा ये डेड लैंग्वेज है और ये अक्सर इसे हम लोग प्राकृत से रिगार्ड करते हैं। यहाँ पर गुणाध्यास बृहत कथा, ये जो 6th सेंचुरी की एक एंशियंट, एक बहुत पुरानी यहाँ पे एपिक है, ठीक है, एक यहाँ पर बहुत पुरानी एपिक है जो कि पैशाची में लिखी गई है। और यहाँ पर एक अनइम्पॉर्टेंट डायलेक्ट इसे कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, एक अनइम्पॉर्टेंट डायलेक्ट है हमारा पैशाची, ठीक है, कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी इसकी। उसके बाद अब आते हैं हम लोग अपभ्रंशा के ऊपर, ठीक। अपभ्रंशा को हमें डिस्कस करना है। अब यहाँ पर
सिक्स्थ और सेवन्थ सेंचुरी जो था वो डेवलपमेंट टाइम था अपभ्रंशा का, जो कि करप्ट और नॉन ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे, अभी हमने क्या देखा था, ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में क्या था, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करा जाता था। ठीक है, अच्छी तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करके लैंग्वेज का इस्तेमाल करा जाता था। उसके बाद मिडिल लैंग्वेज में क्या होता था, मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप में रूल्स और रेगुलेशन कुछ हद तक कम हो गए थे, बट अपभ्रंशा में बिल्कुल ख़त्म हो गए। करप्ट और नॉन ग्रामेटिकल लैंग्वेज आ गई, तेरी ऐसी तैसी ऐसी वाली लैंग्वेज मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अपभ्रंशा में जो है बिल्कुल करप्ट लैंग्वेज आ गई थी, जो कि जिसमें कोई ग्रामेटिकल चीज़ नहीं थी। ठीक, उसने जगह बना ली। अपभ्रंशा जो टर्म है इसका मतलब है डायलेक्ट्स, लेकिन संस्कृत और प्राकृत से हटकर, ये अपना डायलेक्ट है संस्कृत और प्राकृत से हटकर, और ये रिप्रेजेंट करता है एक ट्रांजिशन मिडिल से लेके मॉडर्न, मिडिल से मॉडर्न पे जब आए तो हम लोग ये एक जो टाइम था ये इसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो अपभ्रंशा है वो ग्रेजुअली यहाँ पर एक लिटरली लैंग्वेज बनी, जो कि यूज़ करी जाती थी सेवरल टेक्स्ट को लिखने के लिए, सेवरल टेक्स्ट को लिखने के लिए, लेजेंड्स एट्सेट्रा इसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल करी जाती थी। सेवेंथ सेंचुरी तक यहाँ पर जो अपभ्रंशा है वो उसने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान पूरी तरह से बना लिया था। उसके बाद वो ज़्यादातर टेक्स्ट और राइटर्स हैं जो अपभ्रंशा में लिखते हैं, वो यहाँ पर पुष्प दंताज, उसके बाद महापुराण, दिगंबरा जैन टेक्स्ट, धनापालाज और भविष्यात का। ठीक है, ये एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो मेजर टेक्स्ट और राइटर्स हैं जिन्होंने अपभ्रंशा में लिखा। उसके बाद आते हैं हम लोग अपना मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में। इसके साथ साथ हमारा इंडो आर्यन ग्रुप भी ख़त्म होगा, जैसे क्योंकि यहाँ पर तीन सब ग्रुप्स थे, एक तो हमारा ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, दूसरा मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप, तीसरा हमारा मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप। अब आता है हमारा मॉडर्न पे, हम लोग आते हैं, हमने दोनों कवर कर लिए ओल्ड और मिडिल। मॉडर्न में क्या है, अब जो ये लैंग्वेजेस हैं ये बिलोंग करती हैं किस ग्रुप को, हिंदी, आसामीज़, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, उड़िया, उर्दू एट्सेट्रा, इन लैंग्वेजेस को यहाँ पर ये बिलोंग करती हैं। जो ये लैंग्वेजेस हैं इस ग्रुप में ये डेवलप हुई 1000 AD के बाद। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये ज़्यादातर बोली जाती हैं नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। सबसे पहला आता है हमारा इसमें ही द्रविडियन ग्रुप। द्रविडियन ग्रुप की बात करते हैं हम लोग। द्रविडियन ग्रुप जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं इसके अंडर में, जो कि यूपीएससी पूछता है हर साल। अब जो ये ग्रुप है इसमें कंप्राइजेज मेनली ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, द्रविडियन ग्रुप में वही लैंग्वेजेस हैं जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बोली जाती हैं। अराउंड 25% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो कवर हो जाती है इस ग्रुप में। ठीक है, 74% किस में कवर होती थी, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, हमने अभी पढ़ा है, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब जो 25% इंडियन पॉपुलेशन है वो द्रविडियन ग्रुप में कवर हो जाती थी। प्रोटो द्रविडियन इसने एक राइज दिया 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस को, यानी कि द्रविडियन ग्रुप में 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस यहाँ पर बनी। ठीक है, आई, जो कि बहुत ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं 3 ग्रुप्स में। नॉर्दर्न ग्रुप में जो बोली जाती हैं, सेंट्रल और सदर्न ग्रुप में जो भी 21 लैंग्वेजेस है वो इन तीनों ग्रुप्स में, यानी कि नॉर्थ साइड में, सेंट्रल साइड में और सदर्न साइड में बोली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न ग्रुप की। तो नॉर्दर्न ग्रुप में 3 लैंग्वेजेस हैं, ब्रूही, मालतो और कुरुक। ब्रूही जो है वो बोली जाती है बलूचिस्तान में, मालतो जो बोली जाती है ट्राइबल एरियाज ऑफ बंगाल और उड़ीसा में, और कुरुक जो बोली जाती है बंगाल, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये हमारी ये जो लैंग्वेजेस हैं ये तीनों ये यहाँ पर इस एरिया में बोली जाती है जो नॉर्दर्न साइड में। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल ग्रुप, जिसमें ये कंसिस्ट होती हैं 11 लैंग्वेजेस। 11 लैंग्वेजेस जो कि हैं गोंडी, खोंड, कुई, मांडा, परजी, गदबा, गोलमी, पेंगू, नाइकी, कोवी, तेलुगु। अरे बाप रे, ये लैंग्वेजेस आती हैं इसके अंदर, जिसमें से जो सिर्फ तेलुगु है, तेलुगु जो है एक सिविलाइज लैंग्वेज बनी। ठीक है, एक शिक्षित लैंग्वेज कौन सी बनी, तेलुगु। अब आपको बस खाली इनको मारो गोली, इन लैंग्वेजेस को, तेलुगु के ऊपर आ जाओ, तेलुगु के ऊपर ज़्यादा फोकस करा गया है। तेलुगु एक सिविलाइज लैंग्वेज बनी और ये बोली गई आंध्र प्रदेश स्टेट में, तेलंगाना में। ठीक है, और बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेजेस यहाँ पर जो है उसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आते हैं हम लोग सदर्न ग्रुप में। सदर्न ग्रुप में आती हैं 7 लैंग्वेजेस। हो गई ना हमारी किस लैंग्वेज, 7 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अब हमारी ये 21 लैंग्वेजेस हो गई, 7 इसमें हो गई, 11 इसमें हो गई और 3 यहाँ पर हो गई ना, 7, 11 और 3, 7 3 10 और फिर 11 21, 21 लैंग्वेजेस पूरी की पूरी हमारी इन तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड हैं जो हमने अभी देखा।
सदर्न ग्रुप्स जो है इसमें 7 लैंग्वेजेस हैं, जो कि यहाँ पर कन्नड़, तमिल, मलयालम, तोलू, कोडागू, कोतोड़ा, कोटा, ये लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से तमिल जो है वो ओल्डेस्ट है इन सब में से। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन सी लैंग्वेज सदर्न ग्रुप की सबसे पुरानी है, वो है तमिल। ठीक, उसके बाद आता है इन 21 लैंग्वेजेस जो कि द्रविडियन ग्रुप में हैं, इसमें से जो 4 मेजर लैंग्वेजेस हैं द्रविडियन ग्रुप की, वो हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। यानी आपको इन 4 पे ज़्यादा फोकस करना है उनको, एज़ कम्पेयर टू दीज जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, तो तेलुगु क्या है, न्यूमरिकली यहाँ पर जो लार्जेस्ट ऑफ ऑल द्रविडियन लैंग्वेज बोले, यानी कि द्रविडियन में सबसे बड़ी लैंग्वेज तेलुगु कहा जा रहा है। तमिल जो है वो सबसे पुरानी और सबसे शुद्ध लैंग्वेज बताई जा रही है। कन्नड़ बताई जा रही है, कन्नड़ के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। उसके बाद मलयालम एक छोटी और एक यंगेस्ट द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेज बोली जा रही है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा साइनो तिबेटन ग्रुप। साइनो तिबेटन ग्रुप हम यानी कि क्या हो गया, हमारी इंडियन लैंग्वेजेस का दूसरा सब पार्ट है ना। हमने अभी क्या क्या पढ़ा था, हमने अभी जब टेबल देखी थी तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी थी आपको याद है। इंडो आर्यन ग्रुप देखा था, द्रविडियन ग्रुप देखा था। इंडो आर्यन ग्रुप हमारा इंडियन लैंग्वेजेस की पहली लैंग्वेज कंप्लीट कर ली इंडो आर्यन ग्रुप में, जिसमें से 3 पार्ट थे, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न। उसके बाद द्रविडियन ग्रुप को भी हमने कवर कर लिया। नॉर्दर्न, सदर्न, सेंट्रल ग्रुप आते हैं। उसके बाद आता है हम लोग साइनो तिब्बतन ग्रुप पे, है ना। फिर उसके बाद साइनो तिब्बतन ग्रुप देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस को बोला जाता था। और अब जो लैंग्वेजेस हैं इस ग्रुप में, ये बिलोंग करी जाती थी मंगोलॉइड फैमिली से, जो कि फैली हुई थी पूरे हिमालयाज़ में, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल, असम में, और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ द नेशन, यहाँ सब में ये लैंग्वेज फैली हुई थी। अब जो ये लैंग्वेजेस हैं ये कंसिडर करते हैं ओल्ड, एक पुरानी लैंग्वेज कही जाती है। ठीक है, इंडो आर्यन लैंग्वेज से भी पुरानी लैंग्वेज कहते हैं इस लैंग्वेज को, और रेफ़र करी जाती है एक ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर से। ठीक है, जिसका क्या नाम दिया है, किराताज यहाँ पर इसे रेफ़र करते हैं, किरातास कहते हैं, जो कि एक ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर है, जिसमें से 0.6% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इस लैंग्वेज को बोलते हैं। जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसमें से आप देख सकते हैं कितने कम लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो साइनो तिब्बतन ग्रुप है वो डिवाइड है यहाँ पर फर्दर ग्रुप्स में, जैसे कि तिब्बतो बुर्मन, साइमीज, यहाँ पर साइमीज चाइनीज़, है ना। तो यहाँ पे ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो तिब्बतो बुर्मन है, ये लैंग्वेजेस आती हैं तिब्बतो बुर्मन, ये डिवाइडेड हैं 4 ग्रुप में। अब ये तो जो हमारी साइनो तिब्बतन ग्रुप था वो डिवाइडेड है 2 ग्रुप में। अब इसमें से जो पहला ग्रुप है इसकी भी लैंग्वेज 4 ग्रुप में डिवाइडेड है। जैसे कि तिब्बत में क्या बोली जाती है, हिमालयन और नॉर्थ असम में। तिब्बत में सिक्किमीज़, भूतिया, बाल्ती, शेरपा, लाओली और लद्दाखी बोली जाती है। हिमालयन में किन्नौरी और लिम्बू बोली जाती है। नॉर्थ असम में अबोर, मिरी, अक्का, दफला और मिश्मी बोली जाती है ना। ये हो गई हमारी लैंग्वेजेस। उसके बाद आते हैं असम बुर्मीज़, कुकी चिन, मिकिर, बोडो, नागा और मणिपुरी। ये जो मेथी, ये एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि बोली जाती हैं कुकी चिन अंडर दिस सब ग्रुप में। ठीक है, इसी ग्रुप में। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो ग्रुप है साइनो तिब्बतन का, वो है हमारा साइमीज़ चाइनीज़। यहाँ पर अहोम जो है, अहोम एक मोस्ट यहाँ पे पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि इस ग्रुप को बिलोंग करती है। फिर भी जो ये लैंग्वेज है ये यहाँ पर लुप्त तो हो गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ये वाली जो लैंग्वेज है ये फिर भी हालांकि इम्पॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो है फेमस यहाँ पे लैंग्वेज थी, एक लार्जेस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है लैंग्वेज जो कि बिलोंग करती थी इस ग्रुप को, बट फिर भी यहाँ पर ये लुप्त हो गई। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ के बाद अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ऑस्ट्रिक है, उस ऑस्ट्रिक के बाद अदर्स लैंग्वेजेस हैं, तो उनको हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। और कोशिश करेंगे कि सेकंड पार्ट में हम अपना इस चैप्टर नंबर 11 को, लैंग्वेजेस और इंडिया को, यहाँ पर ख़त्म कर दें। उसके बाद जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर करने की हम लोगों की पूरी कोशिश है। तो गाइस आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, कि आपको अगर जहाँ स्टडी है इस पर जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी है इसके वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को मेल भी कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करा जाएगा। कोई भी परेशानी होती है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लें, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस। उसके बाद अनअकैडमी पर 3 कॉम्प्रहेंसिव बैचेस आर रनिंग। यहाँ पर 3 कॉम्प्रहेंसिव बैचेस चल रहे हैं,
जो कि कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 की। सो गाइज इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी 2020 एंड 21 देन यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस कोर्स। तो यहाँ पर ये तीन कोर्स हैं जो कि तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारा इंग्लिश में यहाँ पे मिशन यूपीएससी सीएससी 2021, तो यहाँ पे जो बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, उसके बाद हिंदी जीएस बैच कोर्स है, उसके बाद इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है। सो गाइस यू कैन टेक एनी ऑफ दीज इन विच यू आर कंफर्टेबल। उसके बाद यहाँ पर बात होती है हमारी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, हाउ टू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सो अगर आप लेते हो 24 मंथ्स का, इफ़ यू विल टेक 12 मंथ्स का, यहाँ पर अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो या फिर 12 मंथ्स का, दिस इज टोटली अप टू यू गाइस। तो आपको करना क्या है, जो अनअकैडमी पे डिस्काउंट चल रहा होगा देन यू वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे स्टडी IAS, ठीक है, अप्लाई करते वक्त यहाँ पे इस्तेमाल करते हो कोड स्टडी IAS, देन यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ, ठीक है। सो गाइज क्लियरली हियर दिस वर्ड, आई एम यूजिंग दिस वर्ड एक्स्ट्रा, मीन्स यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्काउंट विच इज़ गिवन टू यू बाय अनअकैडमी। सो गाइज जो अनअकैडमी देगा आपको, उसके अलावा यहाँ पर जो स्टडी IAS इस्तेमाल करते हो, कोड का इस्तेमाल करते हो स्टडी IAS का, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मिलेगा अलग से। उसके बाद अनअकैडमी पर ये UPSC चैम्पियनशिप चल रही है, जो कि ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पर आप यहाँ पे प्रीलिम्स 2020 के लिए अपीयर हो रहे हो, तो यहाँ पर आप अपना एनरोल कर सकते हो बिल्कुल फ्री, और 21 जून तक यहाँ पे लास्ट है, ठीक। तो गाइज़ यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर का एंड। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।